कि दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है। नादा ना समझ बुझ दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। नादा ना समझ बुझ दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का यहाँ खौफ किसे। हम परवाने हैं मौत समा मरने का यहाँ खौफ किसे। रे तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली है। रे तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उड़ान डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं आर्मी अग्निवीर का जो एयरफोर्स के एग्जाम चल रहे हैं, जो 13 अक्टूबर 2023 से लेकर 17 अक्टूबर 2023 के बीच में जितने भी एग्जाम हुए एयरफोर्स के, उनकी जितनी भी शिफ्ट हुई, उन शिफ्ट के अंदर जितने पेपर आए हैं उनका सॉल्यूशन लेकर मैं आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो एग्जाम जो चल रहा है, इस एग्जाम के अंदर हमारी जो क्लासरूम है, उस क्लासरूम से लगभग 90% क्वेश्चन इसी सेम पेपर से मिल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, उपलब्धि की बात है। तो दोस्तों, डिफेंस एकेडमी अजमेर द्वारा साल 2023 में अब तक 36 प्लस सिलेक्शन दे चुके हैं। जो आर्मी अग्निवीर के अंदर 36 प्लस युवा विभिन्न सेंटरों के अंदर पहुंच गए हैं। दोस्तों, आप अपने जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए, जो अपना लक्ष्य ठान रखा, उन लक्ष्यों को कंप्लीट करने के लिए आज ही ज्वाइन कर सकते हैं उड़ान डिफेंस एकेडमी अजमेर। आपके सामने मैं पेपर लेकर आया हूं, जो पेपर जो एयरफोर्स के जो वाई ग्रुप है और एक्स ग्रुप है, उन दोनों के जो पेपर चल रहे हैं उनके अंदर जितने भी शिफ्ट हुई है, उन शिफ्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चन को आज हम एनालिसिस करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। साथ में ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि आगे आने वाले एग्जाम के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्लास के अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपको पता चल सकेगा कि किस प्रकार से आर्मी का जो अग्निवीर जो योजना है, इस अग्निवीर योजना के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से किस प्रकार के सिलेबस और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते रहिए उड़ान डिफेंस एकेडमी का YouTube चैनल। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने इस पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, ब्रिक्स देशों में कौन सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, ब्रिक्स एक समूह है जिसके अंदर ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इसके अंदर ब्रिटेन ऑप्शन दे रखा था, तो दोस्तों इसके अंदर ब्रिटेन शामिल नहीं किया गया है। आप सबको पता है ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था इस बार अफ्रीका के अंदर हुआ था और इसके अंदर 5 राष्ट्र सम्मिलित किए गए हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना एंड अफ्रीका। क्वेश्चन को हमने अच्छी तरीके से क्लास में भी पढ़ा था, क्लास में अपन ने अच्छी तरीके से किया भी था। मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सेम एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा गया अपने क्लासरूम से। क्लास के अंदर जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन सेम टू सेम एयरफोर्स के अंदर पूछा गया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला किस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है। यह क्वेश्चन भी अपन ने क्लास में किया था। मित्रों, एयरफोर्स का एग्जाम होने के जस्ट 2 दिन पहले हमने पढ़ाया था। देखो, पूछा गया फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रो है। मित्रों, ये क्वेश्चन आगे भी ध्यान रखना, आगे भी ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बन सकती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है। आप सबको पता है रूस और यूक्रेन के बीच में काफी टाइम से जंग चल रही, काफी टाइम से युद्ध चल रहा है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट बन रहा था। इसको हमने क्लासरूम से अच्छी तरीके से पढ़ा था और हमने इसकी राजधानी के बारे में पढ़ा था। रूस के और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों के बारे में भी अपन ने पढ़ा था। तो जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट है, वो कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की इसका राष्ट्राध्यक्ष है। यह भी अपन ने क्लासरूम में पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है। मैं आपको जो उड़ान डिफेंस एकेडमी के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो YouTube चैनल पर जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उनको बताना चाहूंगा कि हमने जो ये क्लास ली थी, क्लास के जो 80 एज इट इज क्वेश्चन, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन एयरफोर्स एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन हमने पहले से ही कर लिया था कि चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है। इसके लैंडर का नाम विक्रम है। लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम अपन ने पढ़ा था रोवर। रोवर का नाम अपन ने पढ़ा था प्रज्ञान।
प्रज्ञान पढ़ा था। और इसका जो पॉइंट है, अगला क्वेश्चन जस्ट पूछ लिया था कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का क्या नाम बताया गया। जो लैंडिंग हुआ था, जहां पर लैंड हुआ था चंद्रयान, उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया? उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया मित्रों, शिव शक्ति। और ये अच्छी तरीके से जब अपन चंद्रयान का टॉपिक पढ़ रहे थे, अपन ने पढ़ा था कि चंद्रयान एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये इसमें से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, इसलिए इसको भी अच्छे से पढ़ा था। और ये अपन को एज इट इज शिव शक्ति पॉइंट जो अपने आपकी जो अपनी क्लासरूम के अंदर बैठ रहे हैं, हमारे उड़ान डिफेंस एकेडमी की जो क्लासरूम है, उनकी जो आप कॉफी के अंदर उनकी जो नोट्स बुक है उसके अंदर देखोगे तो ये एज इट इज ऐसा कैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शिव शक्ति पॉइंट उसका नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एशियाई गेम्स 2023 का आयोजन कौन से देश में हुआ? एशियाई गेम्स 2023 का आयोजन कौन से देश में हुआ? आप सबको पता है कि एशियाई गेम्स 2023 का आयोजन चीन के अंदर हुआ। चीन के अंदर कहां पे हुआ था? चीन का एक जगह है ग्वांगजू जगह के अंदर ये आयोजन हुआ था। इसी को भी हमने जब करंट की क्लास ली थी, उस करंट की क्लास में अच्छी तरीके से देखा था। जब एशियाई गेम्स पढ़ रहे थे, जितने भी स्पोर्ट्स के बारे में अपन पढ़ रहे थे, उसके अंदर ये देखा था कि एशियाई गेम्स है उसका आयोजन अभी चीन के अंदर हो रहा है। जब हो रहा था तब अपन ने इस क्लास ली थी, उसी क्लास के अंदर ये सारा पढ़ा था। मित्रों आगे का क्वेश्चन देखिए, फीफा विश्व कप 2022 का खिताब कौन से देश ने जीता? ये क्वेश्चन भी अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ा था, क्योंकि अपन स्पोर्ट्स पढ़ रहे थे, स्पोर्ट्स के बारे में जितनी भी जानकारी ले रहे थे, मैंने आपको यह भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में यह भी बताया था कि इसका रनर अप भी याद रखना, जो उप विजेता उसको भी ध्यान रखना, और इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने जीता, इसके बारे में भी आप अच्छी तरीके से जानकारी रखना। तो अब मैंने पढ़ा था कि जो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, ये कतर में हुआ था और इसको जीता था अर्जेंटीना ने। किसने जीता था? अर्जेंटीना ने इसको जीता था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना टीम ने जीता था। किसको हराया था? फ्रांस को हराकर यह खिताब जीता था। ये अपन ने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था क्लास के अंदर, एक स्टूडेंट्स ने, और मैंने इंपोर्टेंट भी लिखवाया था। मैंने कहा कि ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे के देखिए, आगे कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम के अंदर। T20 महिला विश्व कप कौन से देश ने जीता? T20 महिला विश्व कप कौन से देश ने जीता? आप सबको पता है कि T20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन दक्षिणी अफ्रीका के अंदर हुआ था, और इस आयोजन के अंदर ऑस्ट्रेलिया टीम विजेता रही थी और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका टीम रही थी। दक्षिण अफ्रीका इतिहास के अंदर पहली बार फाइनल में पहुंची थी और यहाँ पर रनर अप रही थी। दोस्तों अपन गेम्स पढ़ रहे थे, स्पोर्ट पढ़ रहे थे, तब इसको अपन ने देखा था। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको पुनः एक बार कह रहा हूं, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़े हुए हैं, जितने भी सब्सक्राइबर है, साथ में जहां तक ये वीडियो जा रहा है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए, अपना जो लक्ष्य बना रखा है उस लक्ष्य को कंप्लीट हासिल करने के लिए आप उड़ान डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो क्लासेज के अंदर जो मैटर दिया जाता है वो आपके लेवल का दिया जाता है, आपके स्तर का दिया जाता है। क्योंकि अग्निवीर जो सिस्टम बना है, जो योजना बनी, उसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को अकॉर्डिंग बनाकर हम क्लासेज का संचालन करें। तो दोस्तों अपनी तैयारी को पुख्ता और मजबूत करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं उड़ान डिफेंस एकेडमी अजमेर। मित्रों जिस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन एज इट इज क्लास रूम से पूछे जा रहे हैं, जो हमने क्लास के अंदर डिस्कस किए थे वैसे के वैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। देखते रहिए आप आगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे। आगे देखिए आप, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किससे संबंधित है? आप सबको पता है मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। आपको पता होना चाहिए कि मेजर ध्यानचंद खेल के अंदर खेल पुरस्कार है, खेल के क्षेत्र के अंदर इसको दिया जाता है। जो अच्छे खिलाड़ी रहते हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी रहते हैं, उनको ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। इससे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न था, जिसको 2021 में नरेंद्र मोदी सरकार ने मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया। इस चीज को आप स्पेशली ध्यान रखना। इससे पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल पुरस्कार था।
मित्रों आगे के क्वेश्चन देखिए, 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया? 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया है? तो दोस्तों इसको शरद कमल, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी है, टेबल टेनिस खिलाड़ी है, उसको ये पुरस्कार दिया गया। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 शरद कमल को दिया गया, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में इसने बहुत ही अच्छा योगदान दिया, मेडल भी प्राप्त किया, इस कारण इसको ये पुरस्कार दिया गया। मित्रों आगे देखिए, आगे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? जब आपने राष्ट्रपति पढ़ा, अपने क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था, प्रथम राष्ट्रपति, अंतिम राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति और एक ऐसा राष्ट्रपति जो न्यायाधीश भी रहा। इन राष्ट्रपतियों के बारे में अपन ने चर्चा की थी, साथ में यह भी की थी कि इनके क्या क्या अधिकार है। तो दोस्तों जो मनोनीत करने की बात थी हमने कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। साथ में हमने पढ़ा था कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है लोकसभा के अंदर। तो दोस्तों आप सबको पता है, मैंने बताया था कि लोकसभा के अंदर 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। कितने? 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति की जो पावर है उसके बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? हमने राज्यसभा का जब अध्ययन किया था, राज्यसभा पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का जो सदस्य बनता है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन पूछा है एयरफोर्स के अंदर कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आपको पता होना चाहिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको उच्च सदन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो सदस्य बनने की जो योग्यता होती है, जिसकी उम्र होती है, उम्र इसकी 30 साल होनी चाहिए। आगे देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री पद पर बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मित्रों न्यूनतम आयु 30। क्या पूछ रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष। ये हमने पढ़ा था जब प्रधानमंत्री पढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री का जो टॉपिक चल रहा था उसके अंदर अपने अच्छी तरीके से एनालिसिस किया था, मूल्यांकन भी किया था, साथ में अपन ने डिस्कस भी किया था कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आजकल का ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा, तो मैंने आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट मार्क करो, यहां से पूछ सकते हैं। दोस्तों अगला देखो, नरेंद्र मोदी कौन से क्रम के प्रधानमंत्री है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, किसी ने कल्पना भी नहीं कर सकते, कोई मतलब इतना भी ऐसे इमेजिन नहीं कर सकती, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैंने बताया था कि ये लोकसभा है और लोकसभा के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो 14 क्रम के प्रधानमंत्री। कौन से? व्यक्तिगत तौर पर 14 प्रधानमंत्री। और मैंने बताया कि अगर पूरा क्रम भी पूछ रहे कि कितने क्रम के प्रधानमंत्री है तो 19वां आएगा इसके अंदर, ठीक ना। मैंने यह भी बताया था कि 19वें क्रम के और नंबर की दृष्टि व्यक्ति के क्रम से पूछा जाए तो ये 14 प्रधानमंत्री। कौन से? 14 प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? मित्रों अच्छी तरीके से हमने पढ़ा था, बिल्कुल आराम से पढ़ा था। लोकसभा पढ़ रहे थे तो लोकसभा के अंदर हमने ये बिल्कुल अच्छी तरीके से देखा था, डिस्कस किया था, चर्चाएं भी की थी। मैंने स्टूडेंट्स को खड़े करके भी पूछा था, मैंने कहा किसी को आता है तो बताइए। तो दोस्तों संसद के जो दोनों सदन है उनकी संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और आप बता सकते हो इसकी अध्यक्षता कौन कर सकता है? क्योंकि मैंने बताया था इसकी अध्यक्षता लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। मित्रों याद रखने की बात है, इस बार यह पूछ रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। इस बार पूछ सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के जो संयुक्त अधिवेशन होता है उनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। मित्रों अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? मतलब कम से कम कितनी साल का व्यक्ति होता है जो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है? मित्रों न्यूनतम आयु
30 वर्ष निर्धारित की गई है। कितनी की गई है? 30 वर्ष निर्धारित की गई है। किसी भी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 30 साल का होना जरूरी है, तभी वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। एयरफोर्स के अंदर आगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे है, देखिए, भारत में एक सींग वाले गेंडे कहां पाए जाते हैं? जब अपन ने अभ्यारण्य पढ़ा था, आपको याद है तो अभ्यारण्य के अंदर अपन ने अच्छी तरीके से देखा था कि भाई ये स्पेशल एक सींग के गेंडे भारत में एक ही जगह पर पाए जाते हैं, वो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर एक सींग के गेंडे पाए जाते हैं। स्पेशली इसको याद रखना, नेक्स्ट एग्जाम के अंदर भी ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से याद रखना कि एक सींग वाले गेंडे असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? हमने पढ़ा था मित्रों, बिल्कुल पढ़ा था हमने, अच्छी तरीके से पढ़ा था। जब जल पढ़ रहे थे, जब पृथ्वी पढ़ रहे थे, अपन ने पढ़ा था कि पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है, भू क्षेत्रफल की मात्रा कितनी है, सारा अपन ने देखा था मित्रों, अभी 4-5 दिन पहले ही देखा था। तो अपन ने पढ़ा था कि नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, और मैंने यह भी बताया था कि नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, नीला ग्रह किस लिए कहा जाता है पृथ्वी को, इसका भी मैंने रीजन बताया था। मैंने कहा कि जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, जितना भी आपके जितने क्लास के अंदर अपन ने पढ़े, जितने नोट्स बनाए, जितने वर्क किया क्लास के अंदर, वो वर्क हमारा यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ सारा सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है। जितने भी क्वेश्चन किए हमने, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से अपन को मिल रहे हैं एग्जाम के अंदर। आगे देखिए दोस्तों, आगे भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला मित्रों 5-6 बार अपन ने क्लास के अंदर इस चीज को देखा था, 5-6 बार इसको अच्छी तरीके से रिवाइज किया था कि भारत कोकिला। मैंने 2 चीजें बताई थी, एक तो भारत कोकिला और एक सौर कोकिला, 2 चीजें आपको बताई थी। मैंने कहा कि भारत कोकिला, आप सबको याद होगा अपन जब भारत के अंदर प्रथम राज्यपाल महिला के बारे में, कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तब अपन ने पढ़ा था कि भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो आप सबने बताया था कि सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो मैंने कहा कि सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है। साथ में यह भी बताया मैंने कहा नाइटिंगल हुड भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? नाइटिंगल हुड। नाइटिंगल हुड की उपाधि भी सरोजिनी नायडू को दी गई। साथ में मैंने बताया कि अगर सौर कोकिला पूछ लिया जाए तो आपको करना है लता जी, लता मंगेशकर। कौन सा करना? लता मंगेशकर। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक कौन से धर्म की पवित्र पुस्तक है? त्रिपिटक, जब बौद्ध धर्म पढ़ा था हमने, याद है आपको, बौद्ध धर्म पढ़ा था, जैन धर्म पढ़ा था, बौद्ध धर्म के अंदर अपन ने 3 पिटक पढ़े थे। कौन से पिटक पढ़े थे? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो दोस्तों त्रिपिटक, ये जो त्रिपिटक है, 3 पिटक है, ये तीनों पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? अपन ने पढ़ा था कि तीनों पिटकों को अच्छी तरीके से याद रखना। साथ में मैंने ये बताया कि 2 पिटक शुरुआत में जोड़ दिए गए थे और लास्ट में जो अभिधम पिटक था वो अंत में जोड़ा गया। बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है, शिक्षाओं के अंदर जो अंत में जोड़ा गया है वो अभिधम पिटक जोड़ा गया। तो इसको भी अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ा था दोस्तों। इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म। कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता, थोड़ा सा आपको पढ़ने की आवश्यकता, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता, अभ्यास की आवश्यकता, जिससे आपका जो लेवल बन रहा है वो लेवल अच्छा हो सके, क्योंकि क्वेश्चन आपके लेवल के बन रहे हैं, आपके स्तर के आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के खेल मंत्री है। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री, अपन ने पढ़ा था वर्तमान के बारे में, वर्तमान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, साथ में अपन ने खेल मंत्री भी पढ़ा था। तो वर्तमान में जो खेल मंत्री है वो अनुराग ठाकुर है। आपकी जो नोट्स बुक है उसके अंदर अच्छी तरीके से लिखा हुआ, जो उड़ान डिफेंस एकेडमी की जो क्लासरूम में बैठे उन स्टूडेंट्स की जो नोट्स बुक है उसके अंदर अच्छी तरीके से मिल जाएगा अनुराग ठाकुर। ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया था और सेम एज इट इज क्वेश्चन यहां से पुट अप हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, पाक जल संधि कौन से देशों के मध्य है? पाक जल संधि, पाक जल संधि कौन से 2 देशों के मध्य स्थित है? दोस्तों अपन क्लास में पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि पाक नाम आ रहा है, इसका मतलब आप ऐसे मत समझ लेना कि पाकिस्तान और भारत के मध्य ये संधि। मैंने अच्छी तरीके से बताया कि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य। मैंने साथ में यह भी कहा कि इसको पाक जल डमरू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाक जल डमरू। ये मैंने आपको बताया था जब अपन भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपन ने अच्छी तरीके से देखा था कि
पाक जल संधि कौन से दो देशों के मध्य है? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसको अपने अच्छी तरीके से पढ़ा था। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो उड़ान डिफेंस एकेडमी की जो क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट बैठे हैं, उनकी जो नोट्स बुक है, उस नोट्स बुक के अंदर ये आप आसानी से आराम से देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ मिलेगा। तो मित्रों, जितने क्वेश्चन हमने क्लासरूम के अंदर किए थे वो क्वेश्चन लगभग 90% इस एग्जाम के अंदर पुट अप हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? अधिकांश अभिलेख दोस्तों मैंने बताया था, जब अशोक पढ़ रहा था, जब मौर्य पढ़ रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार पढ़ रहे थे, मौर्य वंश पढ़ रहे थे, तब अपन पढ़ रहे थे कि अशोक के स्तंभ, अशोक के शिलालेख। मैंने बताया था कि अशोक का जो अधिकांश जो जितने भी अभिलेख लिखे गए वो प्राकृत भाषा में लिखे गए। काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एयरफोर्स के अंदर जो वाई ग्रुप है, जो एक्स ग्रुप है, उसके अंदर पूछे गए हैं। वो अधिकतर जो हमारी क्लासरूम है उस क्लासरूम से पूछे गए हैं। जितने भी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पुट अप हुए उनका लेवल बिल्कुल उड़ान डिफेंस एकेडमी की क्लासरूम से बिल्कुल मिलता जुलता है, एज इट इज है। तो मित्रों मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारियों को जारी रखने के लिए, अच्छी तैयारी को पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए उड़ान डिफेंस एकेडमी आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जो फिजिकल है, फिजिकल के अंदर अभी तक का जो पिछले 10 साल का आप रिजल्ट उठाकर देख सकते हो, बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है। याकूब सर के निर्देशन में लगभग 2500 से 3000 युवा फिजिकल पास हो चुके, साथ में हजारों युवा ऐसे हैं जो आर्मी के अंदर पहुंच चुके। और साल 2022-23 के अंदर अभी तक लगभग 100 ऐसे स्टूडेंट हैं जो आर्मी के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं। उसके अंदर जैसे अग्निवीर भी है, रिलेशन भर्तियों के भी है, साथ में एयरफोर्स और नेवी के स्टूडेंट्स भी है, जो उनके निर्देशन में लगभग 1 सैकड़ा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मतलब 100 स्टूडेंट, 100 प्लस स्टूडेंट पिछले 1 या 2 साल के अंदर इनके निर्देशन में आर्मी के अंदर जो अग्निवीर योजना है उसके अंदर सिलेक्शन हो चुके हैं और फाइनल अंतिम रूप से उनका चयन हो चुका है। तो मित्रों मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपका सपना है डिफेंस लेवल में जाने का, आर्मी के अंदर जाने का, एयरफोर्स में जाने का या फिर नेवी में जाने का, बेल्ट लेवल की किसी भी स्तर की अगर आपको तैयारी करनी है तो बिना निसंकोच किए, बिना सोचे समझे आप उड़ान डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रिजल्ट की 100% गारंटी है, श्योरिटी दे रहे हैं। आप जो टाइम उड़ान डिफेंस एकेडमी को दोगे, उनकी क्लासरूम को दोगे, उनके फिजिकल ग्राउंड को दोगे, तो ये टाइम आपके लिए आने वाला समय सुनहरा बना देगा, आपका भविष्य सुनहरा बना देगा और आप वो चीज हासिल कर लोगे जिसके लिए आपने पहले से लक्ष्य बना रखा। तो दोस्तों इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, साथ में इस क्लास को भी अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिनको ये पता चल सके कि किस प्रकार से उड़ान डिफेंस एकेडमी का जो क्लासरूम है उसके अंदर से जो स्टडी मटेरियल है, साथ में जो स्टडी चल रही है, जिस प्रकार से कक्षाओं का संचालन हो रहा है, किस प्रकार का लेवल है, किस प्रकार से सिलेबस कवर करवाया जाता है, उनका भी उनको जानकारी प्राप्त हो सके ताकि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के एग्जाम दिया, अभी एयरफोर्स के एग्जाम दिया, उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। उड़ान डिफेंस एकेडमी कामनाएं करती है, साथ में ईश्वर से प्रार्थना करती है आपका जो एग्जाम हुआ वो 100% रिकॉर्ड सफलता के रूप में सामने आए। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।